हेलो फ्रेंड्स। टुडे जो आर्टिकल हम एनालाइज कर रहे हैं वो द हिंदू में अगस्त 20 को पब्लिश हुआ है। इस आर्टिकल का टाइटल है चाइना रसिया टाइज एज ए मेजर डिटर्मिनेंट। तो ये जो आर्टिकल है ये बेसिकली चाइना और रसिया के रिलेशनशिप के बारे में डिस्कस करता है कि किस तरीके से कोल्ड वार के बाद चाइना और रसिया की रिलेशनशिप इवॉल्व हुई। तो कोल्ड वार के समय हम देखते हैं कि यूएसए और यूएसएसआर दोनों कोल्ड वार में इन्वॉल्व थे और यूएसए का जो एटीट्यूड था कि जो कोल्ड वार में विजय पाना चाहता था यूएसएसआर के ऊपर में, तो वो उसके लिए उसने चाइना को कल्टीवेट किया। और हम जानते हैं कि वो उस कोल्ड वार के समय किस तरीके से पाकिस्तान ने यूएसए की चाइना के साथ रिलेशनशिप डेवलप करने में मदद की, और वो उस समय की जो सटल डिप्लोमेसी थी और जिस तरीके का इन्वॉल्वमेंट चाइना यूएसए ने चाइना को के साथ में किया टू डिफीट यूएसएसआर इन कोल्ड वार। लेकिन अभी सिचुएशन डिफरेंट है। अभी जो रसिया है वो बेसिकली चाहता है अपनी पोजीशन जो उसने जो एज ए इनहेरिटर ऑफ यूएसएसआर, वो फिर से अपनी पोजीशन जो पास्ट ग्लोरी है उसको रसिया क्लेम करना चाहता है बाय यूजिंग चाइना। तो यहाँ पर ये आर्टिकल किस तरीके से यूएसए, चाइना, रसिया और इन सारी तीनों जो ट्रायंगल बनता है, इसमें भारत किस तरीके से भारत की क्या इसमें इम्प्लीकेशन है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, आर्टिकल उसको एनालाइज करता है। तो अगर हम देखें कि चाइना रसिया पार्टनरशिप करेंटली रेस्ट ऑन 3 pillars। द फर्स्ट पिलर इज पीसफुल बाउंड्री, सेकेंड इज एक्सपेंडिंग ट्रेड एंड थर्ड इज शेयर्ड डिस्ट्रस्ट ऑफ अमेरिकन इंटेंशन। तो जो चाइना और रसिया को जो एक पार्टनरशिप उनके बीच में जो डेवलप होने के पीछे का रीजन, अगर हम एज पर ऑथर हम देखें तो 3 रीजन हमको दिखते हैं। पहला रीजन ये है कि उनके बीच में बाउंड्री पीसफुल है, देयर इज नो बाउंड्री डिस्प्यूट, और उन दोनों कंट्रियों के बीच में चाइना और रसिया के बीच में ट्रेड एक्सपेंड हो रहा है। और ये दोनों ही चाइना और रसिया यूएसए के अमेरिकन जो इंटेंशन है, पर्टिकुलरली जो रेजिम चेंज करने का जो इंटेंशन है, उसको लेके आशंकित हैं। और उसके लिए दोनों जो अमेरिकन डिजाइन है उसको डिफीट करने के लिए चाइना और रसिया एक तरीके से पार्टनरशिप कर रहे हैं। तो ये एक स्ट्रेटेजिक अलायंस और एक मिलिट्री अलायंस अगेंस्ट यूएसए के तौर पे कन्वर्ट होता है कि नहीं होता है, ये एक देखने की बात है। अब रसिया चाइना के साथ में क्यों साथ में आया, ये एक फैक्टर है जिसको हमें समझना है। हम देखते हैं कि चाइना और रसिया के बीच में एक स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस हो रहा है बहुत सारे इश्यूज को लेके, और दोनों कंट्री एक कोऑर्डिनेटेड एक्शन कर रहे हैं मल्टीलेटरल फोरम में। और एक उनके बीच में एक मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी चल रही है जो कि इंक्रीजिंगली सोफिस्टिकेटेड हो रही है, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस। और वो लोग अपनी एक्टिविटी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, कॉमन स्टैंड्स ले रहे हैं, पर इन टर्म्स ऑफ थर्ड कंट्री, जैसे कि अभी हम ईरान को लेके देख सकते हैं। तो इस तरीके का कन्वर्जेंस हम चाइना और रसिया के टाई में देखते हैं। तो ऑथर यहाँ एनालाइज करते हैं कि रसिया चाइना के साथ में क्यों गया। ये भी एक पॉइंट है जिसको ऑथर ने एनालाइज किया है। तो हम देखते हैं कि आफ्टर वेस्टर्न सैंक्शन ऑन रसिया, चाइना रसिया ट्रेड हैज बिकम डबल्ड, reached to $108 billion,
और रशियन सेंट्रल बैंक हैज इंक्रीज्ड इट्स चाइनीज करेंसी रिजर्व फ्रॉम लेस देन 1% टू ओवर 13%, एंड चाइना हैज सरपास्ड जर्मनी एज ए प्रिंसिपल सप्लायर ऑफ इंडस्ट्रियल प्लांट एंड टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर एज पर ऑथर हम देखते हैं कि चाइना और रसिया के बीच में एक कन्वर्जेंस हो रहा है, एक दोनों के बीच में एक पार्टनरशिप डेवलप हो रही है, और उस पार्टनरशिप का एक 3 पिलर पे बेस्ड है। वो पिलर हैं, उनके बीच में पीसफुल बाउंड्री है, एक्सपेंडिंग ट्रेड है, और दोनों कंट्रियों का शेयर्ड डिस्ट्रस्ट है चाइनीज अमेरिकन इंटेंशन को लेके। और हम देख रहे हैं कि किस तरीके से चाइना और रसिया के बीच में ट्रेड ग्रो कर रहा है, और किस तरीके से रसिया में जो चाइनीज करेंसी का रिजर्व काफ़ी बढ़ गया है, और किस तरीके से चाइना ने जर्मनी को डिस्प्लेस कर दिया है एज ए प्रिंसिपल सप्लायर ऑफ इंडस्ट्रियल प्लांट एंड टेक्नोलॉजी टू रशिया। तो अगर हम रसिया का जो क्लोज कोऑपरेशन चाइना के साथ में देखें, तो हम उसके रीजन को अगर हम तलाशें तो हम देखते हैं कि वेस्टर्न सैंक्शन पुश्ड रशिया क्लोजर टू चाइना। वेस्टर्न कंट्री ने रसिया के ऊपर में सैंक्शन लगाया, रसिया के द्वारा क्रीमिया को फोर्सफुली एक्वायर करने से, और भी कई वजह से वेस्टर्न कंट्रियों के द्वारा रसिया के ऊपर में सैंक्शन लगाया गया हुआ है। और हम देखते हैं कि जो रसिया का एक जो प्राइम आइटम है जिससे उसे रेवेन्यू मिलता है वो थ्रू ऑयल है, और ऑयल की प्राइसेस लगातार घट रही हैं, और रसिया को ये भी डर है कि वेस्टर्न कंट्री है उसके ऊपर में न्यू सैंक्शन भी लगा सकती हैं। अब ये जो ऑयल प्राइस जो घट रहा है, और जो रसिया की डिपेंडेंसी थी पर्टिकुलरली जो ऑयल को जो वेस्टर्न कंट्री को एक्सपोर्ट करने की, वो एक डिपेंडेंसी कम हो गई है, क्योंकि वेस्टर्न सैंक्शन रसिया के ऊपर में लगे हुए हैं। तो इस तरीके से इन सारी सिचुएशंस के कारण रसिया चाइना की ओर देख रहा है, और उसके ऊपर चाइना के ऊपर उसकी डिपेंडेंसी बढ़ गई है। हालांकि बोथ ईयू, यूरोपियन यूनियन और रसिया दोनों बाइपोलर वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ चाइना एंड यूएसए नहीं चाहते हैं, दे वांट मल्टीपोलर वर्ल्ड। लेकिन जो पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी डेवलप हो रही है कि रसिया इज फोर्स्ड टू गो इन पार्टनरशिप विथ चाइना, विच इज इनडायरेक्टली हेल्पिंग चाइना टू ग्रो स्ट्रेटेजिकली एंड टू become a polar in itself. So ये जो रसिया के एक्शन है, it is creating a bipolar world where the one pole is China and another pole is USA, even though both EU, European Union and Russia do not want this order, this bipolar world order. ये एक सिचुएशन हम देखते हैं पर्टिकुलरली वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा जो रसिया के खिलाफ जो एक्शन लिए गए हैं उसका क्या इम्प्लीकेशन हो रहा है, और किस तरीके से इन सारी चीज़ों का बेनिफिशियरी चाइना हो रहा है। अगर हम रसिया के बारे में बात करें तो रसिया का जो इकोनॉमिक या जो मिलिट्री या फिर जो एक सुपर पावर का जो एक स्टेटस था, वो जो एक लॉस हुआ, उसको लेके रसिया कभी भी उसको लेके एक्सेप्ट नहीं कर पाया, और ये जो गैप रहा पावर के बीच में ये दिनों दिन बढ़ता ही गया। तो ग्रोइंग पावर गैप इज थ्रेटनिंग टू फर्दर रिड्यूस रशियन इन्फ्लुएंस इन देयर नियर अब्रोड एंड टू कन्फाइन रसिया टू द पेरिफेरी ऑफ ग्लोबल पावर। रसिया स्टिल रिगार्ड इटसेल्फ एज a world power and hope to be at the center of Euro-Asian arrangement that stretches from the Pacific to the Atlantic. It considers a US-led hegemony as the prime threat to its vision.
तो हम देखते हैं कि जो रसिया की पावर में दिनों दिन कमी हुई, और जो एक रसिया का एम्बिशन था एज ए ग्लोबल पावर होने का, और एक इन्फ्लुएंस अपनी विसिनिटी में और ग्लोबली जो एग्जर्ट करने का जो उसकी डिजायर था, वो पूरी नहीं हो पा रही है, बिकॉज रसिया बिकम ए डिक्लाइनिंग पावर। लेकिन रसिया इज नॉट हैप्पी विद दिस थिंग, और रसिया स्टिल रिगार्ड इटसेल्फ ए वर्ल्ड पावर, एम्बिशियस वर्ल्ड पावर। और उसके जो इंटरेस्ट हैं वो रसिया के जो इंटरेस्ट हैं वो पैसिफिक से लेके अटलांटिक तक जाते हैं। और यहाँ पर रसिया अपने को यूएसए को रसिया अपना मेन थ्रेट कंसीडर करता है, जिसकी हेजिमनी को वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। और इन सारी सिचुएशन को, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को देखते हुए रसिया ये मानता है, बिलीव करता है कि उसकी जो ग्लोबल एम्बिशन है, या जो उसका पावर का सुपर पावर के तौर पे जो उसका रिवाइवल है, दैट विल गो थ्रू चाइना। मीन्स इफ रसिया गोज in alliance with China, it can acquire back that kind of global power status। ये तो एक थिंकिंग है, लेकिन इसके साथ ही दूसरी काउंटररी थिंकिंग भी है जो रसिया के कंसर्न है, पर्टिकुलरली चाइना को लेके। तो हम देखते हैं कि चाइना और रसिया के बॉर्डर इवन दो अभी पीसफुल है, लेकिन उसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। Nearly 6 lakhs square miles of Chinese territory that Tsarist Russia allegedly annexed in the late 19th century। तो ये हालांकि एक अभी करंटली दोनों कंट्रियों के बीच में बॉर्डर पीसफुल है, लेकिन हिस्टोरिकली हम अगर देखें तो रसिया का जिस समय जार का शासन था रसिया में, उस समय रसिया ने करीब 6 लाख स्क्वायर माइल्स ऑफ चाइनीज टेरिटरी को एनेक्स कर लिया था। और ये एक हिस्टोरिकल ग्रीवियंस चाइना में है। और जो चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं, उनके स्टेटमेंट और इन सारी चीज़ों को, जो एक चाइनीज रिवेंचिज्म में जो एक पास्ट जो विक्टिमहुड है उसको लेके जो है, और किस तरीके से वो चाइना स्टेटस को चेंज करना चाहता है, उसको लेके भी रसिया में एक कंसर्न है। और रसिया ये सोचता है कि चाइना में इन वन डे में चैलेंज टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ रसिया एंड बिकम ए थ्रेट। और उसके साथ ही हम देखते हैं जो रसियन फार ईस्ट है, वहां पर किस तरीके से चाइनीज माइग्रेशन तेजी से बढ़ रहा है। हालांकि रसिया का ट्रेड में चाइना से सरप्लस है, लेकिन जो ट्रेड में जो अगर हम वैल्यू के हिसाब से ट्रेड को देखें तो जो चाइनीज जो रसिया को एक्सपोर्ट करते हैं, दे आर हाई वैल्यू आइटम्स, गुड टेक्नोलॉजी आइटम। कंपेयर टू रसिया को हम देखें तो रसिया रॉ मटेरियल या ऑयल या गैस, नेचुरल रिसोर्सेस ट्रेड करता है। और जो चाइना का इन्वेस्टमेंट भी जो रसिया में हो रहा है, वो भी चाइनीज कंसर्न को, चाइनीज रिक्वायरमेंट के हिसाब से हो रहा है। इट इज टू मीट द चाइनीज रिक्वायरमेंट, लाइक इट इज मोस्टली इन द फील्ड ऑफ एनर्जी और इन द पाइपलाइन। अब ये हम सिचुएशन चाइना और रसिया के रिलेशनशिप में देखते हैं। तो ऑथर का कहना है कि रसिया में सोच ऐसी है कि दे कैन कंट्रोल चाइना बाय बिल्डिंग ए डिपेंडेंसी ऑफ चाइना ऑन देयर एनर्जी सप्लाई। लेकिन ऑथर ये भी कहता है कि चाइना जो है वो रसिया को, जो ओवरऑल जो उसका स्कीम है चाइना का, इस तरीके से है कि वो रसिया को इंटीग्रेट करना चाहता है अपनी इकोनॉमी में।
और जो करेंटली जो उनका जो कंसर्न है यूएसए को लेके, और यूएसए किस तरीके से, बिकॉज जो पुतिन है वहाँ पर और जो चाइना में है, मोस्टली दे आर अथॉरिटेरियन लीडर्स एंड दे आर वेरी मच डिस्ट्रस्टफुल ऑफ यूएसए इंटेंशन ऑफ रेजिम चेंज। तो जो इनके कंसर्न है, कॉमन कंसर्न है रेजिम चेंज को लेके, वो भी वो एक जो फैक्टर है जिसकी वजह से दोनों कंट्रियां साथ में हैं। लेकिन इंडिविजुअली दे आर सस्पिशियस टू ईच अदर विथ रिस्पेक्ट टू यूएसए के साथ में रिलेशनशिप जो है उसको लेके। हम देखते हैं कि किस तरीके से शीत युद्ध में चाइना ने यूएसएसआर के अगेंस्ट में काम किया था। तो एक पास्ट हिस्ट्री है इन दोनों के बीच में। और जो रसिया के द्वारा जो पर्टिकुलरली जो रिसेंटली जो अभी S-400 मिसाइल सिस्टम का जो एक्सपोर्ट किया गया है, उसको भी आथर कहता है कि ये मोस्ट प्रोबेबली विल बी द लास्ट मेजर एक्सपोर्ट, डिफेंस export by Russia, because China has become self-sufficient technologically and particularly for military hardware। तो ये एक ऐसी सिचुएशन इवॉल्व हो रही है जिसमें हम देखते हैं कि चाइना और रसिया के बीच में एक ग्रोइंग असिमेट्री हो रही है टू द डिसएडवांटेज ऑफ रसिया, और चाइना इज ग्रोइंग एट द कॉस्ट ऑफ रसिया, और रसिया इज इन डेंजर ऑफ बिकमिंग ए जूनियर पार्टनर ऑफ चाइना। सो ये रसिया और चाइना के बीच की डायनामिक्स हम देखते हैं। अब इंडिया के बारे में ऑथर का क्या कहना है? तो ऑथर इंडिया को सजेस्ट करता है कि हमें जो अपनी रिलेशनशिप है रसिया के साथ में उसको रिकैलकुलेट करना चाहिए, क्योंकि जो रिलेशनशिप है विथ रिस्पेक्ट टू चाइना इज चेंजिंग। हमें ये उम्मीद नहीं करना चाहिए कि चाइना को लेके रसिया भारत का सपोर्ट करेगा, बिकॉज चाइना एंड रसिया दे आर इन पार्टनरशिप। सो इंडिया शुड नॉट रिलाई ऑन रसिया टू डील विथ चाइना। So this is one factor which we have to keep in mind, because India has to deal on its own strength or in alliance with USA to deal with China. Russia will not support India when it comes to dealing with China. तो इस रिलेशनशिप में दूसरे फैक्टर को इंडिया को यूज करना चाहिए। बेसिकली इट इज अबाउट पोलरिटी। तो रसिया का भी ये कंसर्न है कि वर्ल्ड ऑर्डर बाइपोलर नहीं होना चाहिए, पर्टिकुलरली यूएसए एंड चाइना के बीच में, और मल्टीपोलरिटी को बढ़ावा देना चाहिए। सो इन दैट पर्टिकुलर एरिया ऑफ मेकिंग वर्ल्ड मल्टीपोलर, रसिया कैन ज्वाइन हैंड विथ इंडिया। सो ये एक फॉरेन पॉलिसी के लिए जो इंडिया का रुख होना चाहिए, बेसिकली टू डील इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ चाइना रसिया पार्टनरशिप, ये इसके बारे में ऑथर का ये सजेशन है। सो दिस कंक्लूड द फर्स्ट एनालिसिस ऑफ द आर्टिकल। सो सेकेंड आर्टिकल इज प्राइवेटाइजेशन वाया ग्रेडेड ऑटोनॉमी। ये आर्टिकल लिखा गया है माया जॉन के द्वारा, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो ये आर्टिकल बात करता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में किस तरीके के प्रपोजल आए हुए हैं और उससे किस तरीके से एजुकेशनल सेक्टर की जो रिक्वायरमेंट है वो उसको ये एजुकेशन पॉलिसी किस तरीके से डील करेगी, और जो चैलेंजेस हैं उसको लेके एजुकेशन पॉलिसी में क्या प्रपोजल है, इसको आर्टिकल एनालाइज करता है। तो जो हमारे कंसर्न है मोस्टली हायर एजुकेशन को लेके कि जो पॉलिटिको ब्यूरोक्रेटिक इंटरफेरेंस है इन द इंटरनल फंक्शनिंग ऑफ यूनिवर्सिटी इज ए वन मेजर कंसर्न। दूसरा कंसर्न हम देखते हैं कि ओवर सेंट्रलाइजेशन का, और जो तीसरा कंसर्न हम देखते हैं कि जो हायर एजुकेशन की जो एक्सेसिबिलिटी है, इक्विटी है,
और जो क्वालिटी है उसको लेके एक कंसर्न है। और हम ये भी देखते हैं कि किस तरीके से हायर एजुकेशन एक्सपेंड कर रहा है और किस तरीके से डिमांड और सप्लाई के बीच में गैप आ रही है। तो हम देखते हैं कि भारत में बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेज हैं, और एक तरीके से अगर हम ये कॉलम बनाए तो पायदान में ऐसे कॉलेज हैं, ऐसे स्टेट कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, और हायर लेवल में कुछ कॉलेजेस हैं। तो ये जो इनमें काफ़ी इनइक्वलिटी है। टॉप के कॉलेज का परफॉर्मेंस हम देखते हैं कि कंपैरेटिवली बहुत अच्छा है, इनकी रैंकिंग भी अच्छी है, लेकिन लोअर लेवल पे स्थिति उतनी ही खराब है। तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, ये एक तरीके से जो हायरार्किकल स्ट्रक्चर हम बना हुआ देखते हैं कि किस तरीके से जो इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस हैं या टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो एक तरीके से किस तरीके से अपना एक इलाइट कैरेक्टर बना के रखे हुए हैं, और जो एक मासेस के लिए हम देखते हैं कि पुअर एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटी और इंस्टीट्यूशन अवेलेबल है। तो ये एक यूनिफॉर्मिटी इन सारी चीज़ों में कैसे आए, किस तरीके से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और बने, और किस तरीके से जो नीचे के लेवल के जो रैंकिंग के जो इंस्टीट्यूशन हैं उनकी रैंकिंग कैसे बढ़ाई जाए, उनको उनकी क्वालिटी कैसे इम्प्रूव की जाए, ये एक मेजर कंसर्न है। इसके साथ ही हम देखते हैं कि किस तरीके से गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट एजुकेशन में कम हो रहा है और प्राइवेटाइजेशन हायर एजुकेशन का ज़्यादा हो रहा है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, इसमें दो चीज़ें हम देखते हैं कि हो रही हैं। एक तो पहला हम देखते हैं कि ज़्यादा सेंट्रलाइजेशन भी हो रहा है, देयर आर एस्पेक्ट ऑफ सेंट्रलाइजेशन, और दूसरा ऑटोनॉमी का भी एस्पेक्ट हम देखते हैं। तो सेंट्रलाइजेशन किस तरीके से हो रहा है, जो प्रपोजल है पॉलिसी में कि हायर एजुकेशन काउंसिल होगा ऑफ इंडिया, फिर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होंगे कॉलेज के लिए, फिर नेशनल एजुकेशन कमीशन होगा। सो ऑल दीज इंस्टीट्यूशंस विल क्रिएट ए सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, बट एट द सेम टाइम जो पॉलिसी ये भी कहती है कि जो इंस्टीट्यूट जिनकी रैंकिंग अच्छी होगी उनको फ्रीडम मिलेगा टू डिजाइन न्यू कोर्स, अवार्ड डिग्री, स्टार्ट न्यू सेल्फ फाइनेंस्ड कोर्स, decide free structure, hire and fix the pay of non-tenured teacher independently of the regulatory authority। तो फ्रीडम भी दी गई है, ऑटोनॉमी भी दी गई है, और साथ साथ में सेंट्रलाइजेशन भी किया गया है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं एज पर ऑथर, ये सारी चीज़ें जो यूनिवर्सलाइजेशन, जो हमारा गोल है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन को या इक्वल एक्सेस प्रदान करने का, उसको मीट नहीं करता है। क्योंकि ये जो एफर्ट है, ये बेसिकली जो हायरार्की अभी बनी हुई है, जिस तरीके से किस तरीके से नीचे पायदान पे जो इंस्टीट्यूट है और जो ऊपर के लोग, ऊपर में पायदान में जो इंस्टीट्यूट है, जो गैप बना हुआ है उसी गैप को ये मेंटेन करेगा। ये ओवरऑल स्टैंडर्ड को रेज नहीं करेगा, ऐसा ऑथर का मानना है। सो ये पॉइंट ऑफ व्यू हम देखते हैं ऑथर का जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेके है। सो दिस कंक्लूड्स द एनालिसिस ऑफ सेकंड आर्टिकल। I hope these analysis will prove helpful to you to improve your understanding. Thank you.